हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भाषा एवं उसके विकास पे बात किया था, तो आज हमारी एक नई टॉपिक है दोस्तों, जहाँ से हम हिंदी साहित्य का इतिहास पे बात करेंगे। इतिहास का भी बहुत अच्छा रोल होता है हमारी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में दोस्तों। और भारत की कोई भी परीक्षा हो जो हिंदी जहाँ पे आती है वहाँ पे यहाँ से आपके प्रश्न अवश्य मिलेंगे। आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पे। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे पहला प्रश्न आया है, प्रश्न नंबर 50। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों अपभ्रंश काल। तो ये प्रश्न तो बहुत इजी है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रो वासुदेव सिंह, वियोगी हरि, राहुल संकृत्यान। ठीक है दोस्तों, आप इनके बारे में जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न है 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न पे चलिए, ये भी आपका बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। रिवीजन के लिए आप फटाफट प्रश्नों को देखें। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा। तो इनका भी उत्तर आप जानते होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान रहे होंगे। राम कुमार वर्मा, हिंदी जगत में इनका एक अहम भूमिका है। इनका उत्तर होगा प्रश्न का, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलते हम अगले अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है। तो यदि आपने प्रवृत्ति को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे पाएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है वीर। आप सभी जानते हैं वीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि वीरता की जो जितनी रचनाएं हैं, कुल 10 रचनाओं को उन्होंने लिया था, तो उसी के हिसाब से वो आदिकाल को वीरकाल कहे थे। आदिकाल यदि पूछेगा आदिकाल किसने कहा, तो आप बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे और देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न अपना। ठीक है, आइए चलिए देखिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया। आप देखिए, ये प्रश्न आपके लिए मज़ेदार होगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए फटाफट। तो इसका क्या उत्तर होगा, भक्ति काव्य कहे हैं कि रीति काव्य कहे हैं कि वीर गाथा काव्य कहे हैं कि आधुनिक काव्य कहे हैं। तो जहाँ तक प्रश्न को आप देख के समझ पा रहे होंगे तो इसको क्या कहे हैं, वीर गाथा काव्य। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 54 प्रश्न को देखिए। प्रश्न थोड़ा बड़ा है दोस्तों, लेकिन पूरा देखने का प्रयास करेंगे। आइए प्रश्न को देखिए आप लोग। प्रश्न पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। तो क्या माना है, ठीक है, क्योंकि आप बताइए आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं। आदिकालीन हिंदी उलटभाषी शैली के कारण दुरूह हैं। सी है, पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार करती हैं। अपभ्रंश, ठीक है, आगे देखिए डी नंबर का है दोस्तों। थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर करेंगे। अपभ्रंश भाषा हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो शुक्ल जी ने क्या कहा है, आप बताइए इस प्रश्न का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, प्रश्न नंबर 54। तो यही क्या है, इसका उत्तर होगा डी नंबर दोस्तों। अपभ्रंश भाषा हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यदि आपसे प्रश्न कोई भी पूछेगा परीक्षा में तो आप इसका उत्तर यही बताएंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है। तो प्राचीन छंद है, आप सभी जानते हैं। यदि आपने
हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा, ये दोस्तों आपके लिए प्रश्न इजी होगा। तो आप देखे होंगे शुक्ल जी ने बताया है दोहा है, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56। आप प्रश्न नंबर 56 को आप अच्छे से देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि साहित्य इतिहास से प्रश्न है तो प्रश्न थोड़े लॉन्ग हैं। आप अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 56, आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, देखिए ए नंबर आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है, बी नंबर आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है, सी नंबर आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाष हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है। तो आप भी इसका आंसर अच्छे से बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 56, ठीक है। देखिए अपभ्रंश भाष हिंदी में है, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को अच्छे से देखिए, अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपको अवश्य मिलेंगे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना? ये भी मजेदार प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अब तक तो आप अपने आंसर को लगा चुके होंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, देखने का प्रयास कीजिए। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो पीछे के प्रश्न में मैं सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मैंने 10 बताया, लेकिन ये प्रश्न प्रमाणिक हैं जो 12 हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 59 नंबर के प्रश्न पे चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं इसको जाली ग्रंथ बोले हैं शुक्ल जी, ठीक है दोस्तों। क्या बोले हैं? जाली ग्रंथ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये भी आल्हा जी ने लिखा था। आधा और उदल की कहानी है इसमें, जगनिक की रचना है दोस्तों। और बाकी आप जान रहे होंगे, खुमार रासो, हमीर रासो, बिसल देव रासो, विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, कीर्तिलता, विद्यापति की रचना है। ये सब रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। जो भी आपको न समझ में आए, मेरा कहने का मतलब यही है, जो प्रश्न आपको ना आए उसे अपने डायरी में नोट डाउन करिएगा दोस्तों। आदिकालीन कृतियाँ जो नोटिस मात्र हैं, क्या है बताइए? कीर्तिलता, पदावली, जय मयंक जस चंद्रिका, कीर्ति पताका, कीर्तिलता खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। प्रश्न नंबर 60। आइए दोस्तों देखिए, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। तो जय मयंक जस चंद्रिका और कीर्ति पताका, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नों में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और आगे चलिए, प्रश्न नंबर 61। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा? काफ़ी गंभीर प्रश्न है, आप इनका उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल कहा है। आइए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? तो ये तो बहुत सा इजी प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 63। आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ नहीं है। देखिए ध्यान देने की ज़रूरत है इस प्रश्न में आपको। प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, धार्मिक साहित्य की रचना, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग और वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो खुसरो जी की रचना है जो खड़ी बोली से मानी जाती है दोस्तों। अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 63, ठीक है। तो इसका क्या होगा? प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। तो बहुत अच्छे से खड़ी बोली का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन बहुत अच्छे से
आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हो रहा था। खड़ी बोली का प्रयोग बहुत अच्छे से आके महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हुआ है। आइए अब हम अपने प्रश्न नंबर 64 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको यहाँ से प्रश्न बहुत ही मज़ेदार मिलेंगे दोस्तों। बहुत अच्छे से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए प्रश्न को। 64 नंबर का प्रश्न है, देखिए प्रश्न स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है। प्रश्न नंबर 64, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए इजी लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 64, तो राष्ट्रीय चेतना का ये तो आके कहाँ हुआ है? भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति, चित्रण। ठीक है, आइए चलते हैं। राष्ट्रीय चेतना का थोड़ा अभाव था दोस्तों। राजा की मनमानी खूब चलती थी, राजा लोग मनमानी करते थे, कभी भी वाद्य थे उनका गुणगान करने में। यहाँ पे दोस्तों आदिकाल में आप पढ़े होंगे प्रवृत्तियों को, आपको अच्छे से पता होगा। आइए आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 को आप देखें और इनका उत्तर देने के लिए जल्दी करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 65, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो आप सभी लोग जानते हैं नगेंद्र जी, ये सिर्फ संपादन किए थे। इनके बारे में एक बार अच्छे से आप पढ़िएगा दोस्तों। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया था, लेखन कार्य नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, आइए हम अब चलेंगे प्रश्न नंबर 66 पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो ये होगा इसका सी नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। वो उनकी जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो प्राकृत की अंतिम अवस्था से। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 67 पे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? देखिए दोस्तों, प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग अच्छे से। प्रश्न को समझते हुए प्रश्न का नेचर देखेंगे। अगर आपने प्रवृत्ति को, शुक्ल जी की इतिहास ग्रंथ को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दीजिए। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? प्रश्न नंबर 67, तो कौन है? स्वयंभू। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है और इसको कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए आप पूरा प्रश्न देख पा रहे होंगे। आचार्य शुक्ल किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा, ठीक है, मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आदिकाल में स्वीकार कर लिया? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए पूरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखने का प्रयास कीजिए और चलिए बताइए इसका उत्तर 68 का। तो इसका उत्तर होगा सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। तो क्या होगा? इसका होगा सभी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न को देखिए और देखने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न अच्छे से। 69 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। सिद्ध साहित्य आप पढ़े होंगे। पहला ए नंबर है तंत्र मंत्रादि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। अब सिद्धों का आप बताइए, सिद्ध ठीक है किस धारा के कवि थे? तो ये आदि काल के कवि थे दोस्तों। ठीक है, आप इनका उत्तर दीजिए 69। तो क्या था? सिद्ध साहित्य से तात्पर्य वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 70। आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं उपलब्ध है? अब बताइए। सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। तो आपने इनको भी पढ़ा है आदिकाल में, सिद्धों को भी पढ़ा है और सिख को भी। ठीक है, इसका उत्तर होगा बी नंबर 70। ठीक है दोस्तों, सॉरी 70 में सिख साहित्य होगा। सॉरी दोस्तों, जैन साहित्य है, उपलब्ध नहीं पूछा है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 70 का सी नंबर। आइए आगे चलते हैं। 71 को देखिए एक बार आप लोग अच्छे से। संध्या भाषा का अर्थ है अंतर साधनात्मक अनुभूति का संकेत कराने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। थोड़ा सा दोस्तों हम एक बात करना चाहेंगे कि आप लोग यदि आपको समय ज़्यादा लगता है वीडियो में तो आप वीडियो के जो है कि थोड़ा सा स्पीड में देखें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निवेदन है। फटाफट रिवीजन है तो आप थोड़ा सा तेज करके वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। आप चलिए आगे चलते हैं। 72, ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर होगा 71 का आंसर दीजिए आप लोग। 71 का सी होगा। संध्या भाषा का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, देखिए इनको अच्छे से। 71 को अंतर साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली भाषा। ठीक है, अब चलेंगे 72 प्रश्न को देखिए दोस्तों। 72 सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य दोहों व चर्या पदों में है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। ठीक है, सी है सरहपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। डी है सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 73 को देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं 72 नंबर प्रश्न को। आइए इनके दो आंसर को आप लोग और देख लीजिए, अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न को, दो आंसर को और देख लीजिए। सरहपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। तो इनका आंसर क्या होगा आप लोग दीजिए प्रश्न को। 72, ठीक है दोस्तों। तो सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। आइए आगे चलते हैं। क्या है सिद्ध साहित्य की भाषा? एक बार प्रश्न को आप 72 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखिए, फिर हम चलेंगे आंसर पे। पूछ रहा है सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 73 में। आइए प्रश्न नंबर 73 को देखिए। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? इनको बताइए आप लोग। 73 नंबर प्रश्न है सरहपा। ठीक है, ये प्रश्न इजी है। तो जो प्रश्न इजी है दोस्तों, वहाँ पे समय न बर्बाद करते हुए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। राहुल संकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो बताइए प्रश्न नंबर 74। तो किसे माना है? सरहपा को। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 75 को देखिए। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो बताइए प्रथम कवि कौन है? 75 का बताइए प्रथम कवि कौन है? तो ये इसका भी आंसर होगा सरहप्पा। ठीक है, 76 नंबर के प्रश्न को देखिए। शालिभद्र सूरी कृत भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना? तो आप सभी जानते हैं किसने माना, बताइए। प्रश्न नंबर 76 गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 77 हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य की रचयिता कौन है? बताइए। ये भी प्रश्न मजेदार है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 77 तो कौन है? देवसेन, श्रावकाचार्य के लेखक देवसेन। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 78 पुण्य या पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? प्रश्न नंबर 78 को आप देने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है, कौन माना है बताइए? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न को देखिए। ठीक है, 79 को देखिए। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है आप लोग बताइए। 79 तो दब्ब सहाव पयाय। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। 80 नंबर के प्रश्न को देखिए। चर्या पद के रचयिता कौन है?
चर्यापद आप जान रहे होंगे। 80 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन है? सरहपा, सबरपा। ठीक है दोस्तों, 80 नंबर के प्रश्न को देखिए। फिर हम चलेंगे 81 नंबर को। देखिए, अवधूत मत किसे कहते हैं? ठीक है, अवधूत मत किसे कहते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। अवधूत, ठीक है, नाथ संप्रदाय को। पहला है जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, सगुण संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलेंगे और प्रश्न को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। 82 नंबर का प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, किसका है सिद्धांत? बताइए। 82, तो गोरखनाथ। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा विवादित रहता है दोस्तों, आप इनको अच्छे से ध्यान देंगे। आइए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमने 50 प्रश्नों को लिया है। अब हम अपने काफ़ी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? बताइए। मसेंद्रनाथ। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए। गोरखनाथ के को पृथ्वीराज के समय को बताने वाले विद्वान हैं। कौन बताया है गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का? ठीक है, प्रश्न नंबर 84, तो रामचंद्र शुक्ल। आगे चलेंगे 85 नंबर के प्रश्न को देखिए दोस्तों। फटाफट प्रश्नों को करते हैं, कम समय में हम ज़्यादा प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? बताइए। 85 नंबर स्वरपा से। ठीक है, सॉरी, सिद्ध साहित्य से। 85 नंबर सिद्ध साहित्य। ठीक है, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? ये भी प्रश्न बहुत बार आता है, तो लुइपा का। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुइपा का है। आगे के प्रश्न को देखिए। 87 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? बताइए। 87 नंबर का प्रश्न है, किसने नाम दिया संध्या नाम? तो ये प्रश्न आप नोट करके रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरुतुंग, आनंद तिलक ने, नयनंदी, देवसेन ने, हरिभद्र सूरी तथा राम सिंह ने। दोस्तों इसका होगा डी नंबर, 87 का डी नंबर। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? ठीक है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? आप लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरु तुंग को दोस्तों। ठीक है, अब हम चलेंगे 89 नंबर के प्रश्न पे। प्रथम जैन कवि कौन है? इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से पता होगा, दीजिए इसका उत्तर आप लोग। 89 नंबर के प्रश्न को देवसेन। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलेंगे प्रश्न नंबर 90 के तरफ। अब हमारे 10 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? बताइए। प्रबंध चिंतामणि 90 नंबर का प्रश्न है मेरु तुंग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता आप लोग बताइए फटाफट। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। 91 सोमप्रभु सूरी। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 92। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? 92 को बताएं आप लोग। ठीक है, तो राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा की जोइंदी कृत परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से, सरहपा कृत दोहा कोश से, ढोला मारूरा दोहा से। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न हमें परेशान करता है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। 93 आप देख रहे हैं, रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? आप सब में है उद्योत श्री, सोम प्रभु सूरी, जीन प्रभु सूरी, विजय देव सूरी। तो विजय अक्सर लोग कहाँ करने जाते हैं? पर्वत पे ना, गिरी पे। राम ने भी चढ़ाई किया, तो आप इनको को रिलेट करिए। गिरी माने पर्वत होता है और विजय करता है। विजय हम कहाँ करते हैं? पर्वत। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। उम्मीद करती हूँ आज ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों।
प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर का। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप को स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? आप अच्छे से बताइए। व्याकरणिक यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 94 तो आप जानते हैं हेमचंद्र ने। हेमचंद्र की एक रचना है जो व्याकरण पे लिखी गई है, आप उसको हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचना कौन है? 95 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे। आप इनका उत्तर दीजिए। 95 नंबर कौन है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचनाकार? तो हेमचंद हैं, आप ऐसे को रिलेट भी कर लीजिएगा। आसगु करी की रचना है। कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, यहाँ तक कि यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। 96 चंदनबाला रास। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न इजी होंगे हम वहाँ पे समय नहीं बर्बाद करेंगे, फटाफट आगे चलेंगे। नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है, आप बताइए। ये प्रश्न अच्छा है। अद्दहमाण कृत संदेश रासक में, असायत कृत हंसावली में, कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दुघा में, रोडा कृत राउरवेल में। सबसे पहली बात कि इस प्रश्न में आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं। अभी कोई पूछेगा ना अद्दहमाण की रचना कौन सी है, तो संदेश राचक। असायत की कौन सी है, तो हंसावली। कुशल लाभ का ढोला मारूरा, रोडा कवि राउरवेल। तो यहाँ से आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं? नक्सिक वर्णन पूछ रहा है, तो अद्दहमाण कृत संदेश रासक में। आइए अब हम चलेंगे 98 प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों के लेवल थोड़ा हाई हैं। टीजीटी पीजीटी में ऐसे ही प्रश्न थोड़ा सा टफ पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो हमें प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी होगी। डिंगल का सबसे पहला प्रयोग मिलता है, कहाँ मिलता है डिंगल भाषा? आप डिंगल पिंगल को जान रहे होंगे ना, तो अच्छे से समझ पाए होंगे। डिंगल बताइए। राजा बांकीदास कृत कुकवती बतीसी में, ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर में, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक में, कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दोहा में। 98 नंबर का प्रश्न है, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? राजा बांकीदास कृत कुकवती बतीसी में। आए दोस्तों, हम अपने अब लगभग काफ़ी प्रश्नों पे आ चुके हैं दोस्तों। स्क्रीन पे 99 नंबर का प्रश्न है। सिद्ध सेन कृत विलाई विलास वही कहाँ किस कोटि का काव्य है? ठीक है दोस्तों, सिद्ध सेन कृत विलाई विलास वही, ठीक है, विलास वही कहाँ किस कोटि का काव्य है? बताइए। प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर दीजिए। इसमें आपको मिल रहे हैं ना नए नए प्रश्न। 99 नंबर का प्रश्न है, किसका काव्य है? प्रेम कथा काव्य है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। रोमांटिक महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, कौन सा महाकाव्य रोमांटिक है बताएं आप लोग? रोमांटिक महाकाव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा, रोडा कृत राउलवेर, अब्दुल रहमान संदेश रासक, दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 100 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा धनपाल कृत भविष्यत कथा। अब आइए 101 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ऐतिहासिक चरित काव्य है। तो कौन सी काव्य ऐतिहासिक है? कीर्तिलता, ठीक है, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली। 101 में इस प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे दोस्तों कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।